हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के हर चैप्टर का फार्मूला हम लोग याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग याद कर लेंगे तो जो फिजिक्स के यूपी बोर्ड में जो सवाल आते हैं उनमें न्यूमेरिकल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप न्यूमेरिकल को हल कर रहे हैं तो उसमें आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा जरूर। मात्रक आपको याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए और सवाल में क्या दिया है अगर आप मात्रक याद किए रहेंगे तभी उस सवाल को लगा सकते हैं, क्योंकि वही चीज आपको पता होगा कि यह क्या दिया है, उसको बाहर निकालकर क्या फार्मूला लग सकता है आप लगा सकते हैं। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तभी लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन यही है आपसे कि आप अच्छे तरीके से सभी चैप्टरों का कंसेप्ट क्लियर करिए फार्मूला याद करके। पहले फार्मूला याद करिए और फार्मूला जब याद हो जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से यह पता हो जाएगा कि किस अध्याय या किस चैप्टर से सवाल है यह, और उसी हिसाब से आप सवाल लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक फार्मूले पर कम से कम 2, 3, 4 सवाल आप प्रैक्टिस करिए, आपका न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से आसानी से बन जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि एक फार्मूला जो देख रहे हैं उस फार्मूला पर 2, 3, 4 सवाल आप प्रैक्टिस करिए। जब अपने से प्रैक्टिस करेंगे तभी वह सवाल आपको आएंगे और एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो आसानी से सवाल को बना सकते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे इस वीडियो को यानी आप इस चैनल पर देख रहे हैं, आपका चैनल ही है, आप इस पे जब देख रहे हैं तो आपका विश्वास होना चाहिए कि हम आपको सूत्र एकदम याद करा देंगे। आप 2-3 बार आप इसको अच्छे तरीके से याद करिए, 2-3 बार देखिए, आपको खुद याद हो जाएगा। एक बार आप खुद देखेंगे याद हो जाएगा क्लियर। ठीक है, यह मेरी गारंटी है। आप एकदम लास्ट तक इस वीडियो को देखें। ठीक है, आइए हम बात करेंगे अध्याय 6 पर। अध्याय 6 क्या है आपका? किरचॉफ के नियम। पहले तो यह यूपी बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के नाम से ही आता है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम के बारे में भी आपको लिखने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सूत्र पर। इसमें इस चैप्टर से पहला सूत्र क्या है? सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल का वैद्युत वाहक बल इस वाले चैप्टर से पहले जो चैप्टर बनाए थे वैद्युत चालन और ओम के नियम में भी बताए थे हम आपको, तो आपको याद होना चाहिए E बराबर W/Q। E बराबर W/Q क्या? E क्या है? वैद्युत वाहक बल। ठीक है, EMF इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक वाहक बल इसको बोलते हैं, यानी वैद्युत वाहक बल। ये कार्य है या आवेश है, तो वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र। सेल का जब कभी सवाल में पूछ देगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा स्मॉल r से होता है, चाहे बैटरी के अंदर देखने के लिए मिले, चाहे आपको सर्किट में किसी भी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है स्मॉल r होता है, जो परिपथ का प्रतिरोध होता है यानी बाह्य प्रतिरोध वह कैपिटल R से होता है। ठीक है, आपको एकदम इस बात को ध्यान देना है। आगे हम बात करेंगे तो यहां प्रतिरोध निकालने का क्या है? I बराबर E/R प्लस R। R जो कैपिटल R है वह परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल r जो है इसमें यह आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। सवाल यहां से आता है, इसलिए इस को याद रखेगा। आप यहां पर आप भी लिख सकते हैं, I बराबर V बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर सेल को हमको दिखाना है इसलिए हम वैद्युत वाहक बल रखेंगे I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सेल के टर्मिनल। टर्मिनल कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक धन टर्मिनल, एक माइनस टर्मिनल। तो उसकी बात कर रहा है कि विभवांतर वैद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है? सेल के टर्मिनल विभवांतर यानी विभवांतर वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या रिलेशन होता है या क्या संबंध होता है? तो V बराबर E-IR होता है। V बराबर E-IR होता है। R यहां पर क्या है? स्मॉल r जो है आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। V बराबर E-IR होता है। ठीक, याद हो गया। अब आगे चलते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन।
जैसे आप पढ़े होंगे रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे होता है, समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है, तो उसी तरीके से सेल के भी होते हैं। वास्तव में बैटरी और सेल अलग अलग होते हैं। आप इसको आप जान रहे हैं क्या, यह आपका प्लस टर्मिनल, यह माइनस टर्मिनल, यह एक सेल है। यह क्या है आपका, एक सेल है। और बैटरी जो आपकी बनेगी टोटल यहां पर इस तरीके का, यानी ऐसे इस तरीके का हो जाएगा आपका। देखिए यहां पर क्या होगा, इसी सेल में ही, इसी सेल में हम क्या कर देते हैं, अब आगे इसी तरीके से करते जाएं। तो अगर हम कह देते हैं कि सेलों के समूह को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो यह क्या है आपका, बैटरी हो गया। लेकिन अगर यहां पर केवल एक देखना हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, सेल है। ठीक, तो उसी तरीके से हम बात करेंगे कि उनका जब संयोजन करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन जब सेलों का करते हैं तो उसका टोटल करंट कितना आता है, तो I बराबर होता है N E बटे, N क्या है यहां पर स्मॉल n, N जो है सेलों की संख्या है, N जो है सेलों की संख्या है। जैसे एक सेल का तो विद्युत वाहक बल पता है, आप अगर N सेल दे दिया तो N का गुणा करना पड़ेगा, तो टोटल सेलों का विद्युत वाहक बल पता चल जाएगा आपको। अब नीचे क्या है, कैपिटल R जो है, कैपिटल R उस परिपथ का बाह्य प्रतिरोध जो होगा वो एक होगा। रेजिस्टेंस जो कैपिटल R है यह केवल क्या है, एक ही होगा, लेकिन उसका आंतरिक प्रतिरोध जो होगा अलग अलग होगा। तो आंतरिक, जब सेल N होंगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी N होंगे। जब सेल का मान हम निकाल देंगे विद्युत वाहक बल N का गुणा करके टोटल, तो ऐसे ही N का गुणा करके आंतरिक प्रतिरोध भी निकल जाएंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध N इंटू R कर दिए, टोटल कुल है। और यहां पर क्या है, यहां पर बाह्य प्रतिरोध, ऊपर क्या है N इंटू E, यानी कुल सेल का विद्युत वाहक बल, और यहां उस परिपथ का बाह्य प्रतिरोध प्लस उस सेल के सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का योग यहां पर। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां सेलों का समांतर क्रम संयोजन कैसे करते हैं। सेलों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे कि धारा बराबर क्या होता है, यानी V बटे R होता है। परिपथ में धारा बराबर कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। वैसे ही निकालेंगे I बराबर यहां पर समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल तो बराबर, विभवांतर क्या होता है, बराबर यानी समान होता है। तो यह E ही केवल रहेगा, N का गुणा नहीं करना होगा, क्योंकि उसमें हर सेल के पास क्या है, समान विभवांतर जाएगा। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, I बराबर E बटे उस परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कितना होगा, कैपिटल R होगा। क्या होगा, कैपिटल R होगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, जब उसको हम जोड़ेंगे तो वह आपका आएगा, क्या आएगा, स्मॉल r बटे n आ जाएगा। तो समांतर क्रम में सेलों का जब संयोजन करते हैं तो I बराबर E बटे R प्लस स्मॉल r बटे n होता है टोटल सेल का समांतर क्रम संयोजन में। आगे क्या है, किरचॉफ के नियम में आपको हम पहले बताया है कि किरचॉफ का जो नियम है, लगातार एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछते हैं, यहां से सवाल पूछता है। तो सभी हम चैप्टरों का जब सूत्र याद करा देंगे आपको, सभी वीडियो बना देंगे आपको, सभी चैप्टर का सूत्र जब कंसेप्ट हो जाएगा, तब हम जिस चैप्टर से सवाल आते हैं, जैसे आइंस्टीन वाले चैप्टर से, किरचॉफ के नियम से, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर से, विभव वाले चैप्टर से, और प्रकाश वाले चैप्टर से, इन सब चैप्टरों से न्यूमेरिकल आपको बताएंगे कि आप उतने लगाइए जितना हम बता रहे हैं। आपको 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां से। ठीक है, आप इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे, यहां पर किरचॉफ के नियम आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। दो नियम है, एक संधि का नियम। संधि का जो नियम होता है इसे कहते हैं धारा का नियम। जैसे होता क्या है, संधि, संधि का मतलब जहां पर चारों तरफ से आपको एक जंक्शन, जैसे रेलवे जंक्शन होता है, मतलब चारों तरफ से रेल के पटरियां होती हैं, चारों तरफ से रेल आती हैं और जाती हैं। ठीक है, ऐसे होता है। तो उसी तरीके से यहां पर भी एक जंक्शन अगर धारा का बना दिया जाए इस तरीके से, ऐसे, तो मान के चलिए कि धारा यहां पर इन 3 जगहों से आ रही है और 3 जगहों से जा रही है। ऐसा भी हो सकता है, या 4 जगहों से आती हैं और 2 जगह से जाती हैं।
तो इसका मतलब यह हुआ किरचॉफ के नियम में जितने धारा प्रवेश करती हैं मतलब आती हैं उनका बीजगणितीय योग और जितनी भी धारा यहां संधि से दूर जाती हैं उनका बीजगणितीय योग दोनों बराबर होते हैं। इसलिए अगर हम दोनों को इक्वल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा समेशन i बराबर 0 के बराबर। ठीक है, समेशन i बराबर 0, यह किरचॉफ का संधि नियम या इसको कहते हैं क्या, धारा का नियम कहते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे दूसरा क्या है, लूप का नियम। लूप का नियम या वोल्टता का नियम इसे कहते हैं। लूप का नियम या वोल्टता का नियम कहते हैं। जो वोल्टता का नियम क्या होता है, यानी जो हम परिपथ बनाएंगे उसमें आपका IR जितना होता है इक्वल कितना होगा, वैद्युत वाहक बल। यानी परिपथ बनाएंगे तो सेल भी लगाएंगे, सेल का वैद्युत वाहक बल होगा। जितने सेल के वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग होंगे उतने ही ओम के रेजिस्टेंस जो लगे हैं वहां पर ओम के नियम के अनुसार उसका विभवांतर भी समान होगा। तो इसलिए समेशन I इंटू R इक्वल क्या है, समेशन E। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पार से इस पार करेंगे माइनस हो जाएगा, इक्वल किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह लूप का नियम है। किरचॉफ के दो नियम है, आप हमेशा याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा 100%। इन दोनों नियमों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इन कंसेप्ट पर सवाल आते हैं और सवाल बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु। इसका डेरिवेशन कर लीजिएगा जरूर, आप इसका डेरिवेशन सीख लीजिएगा कि कैसे होगा। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का यह आपका इसमें 4 प्रतिरोध रहते हैं, 3 प्रतिरोध दिया रहता है, एक अज्ञात प्रतिरोध रहता है, उसी को हमको निकालना रहता है। ठीक है, तो जैसे हम मान लिए कि 4 प्रतिरोध क्या है, PQRS है, उसका रिलेशन कैसे बनता है, तो P/Q बराबर क्या है, R/S के बराबर होता है। यह व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र डेरिवेशन करने के लिए बार बार पूछा जाता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे मीटर सेतु। मीटर सेतु भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका डेरिवेशन पूछता है। आगे यहां मीटर सेतु से सूत्र जो बनता है वो हम आपको बता रहे हैं। यह यस जो है अज्ञात प्रतिरोध है, क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। और यहां पर 100 - L जो मीटर सेतु में 1 मीटर की लंबाई ली जाती है, कितने मीटर की, 1 मीटर की लंबाई का तार लिया जाता है, जिसको हम मान लेते हैं क्या, 100 सेंटीमीटर। और उसमें हम जाकी तार से टच करते हैं कि वह दोनों का क्या है, विभवांतर बराबर कहां होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहेंगे 100 - L/L। L जो है मीटर सेतु की लंबाई है, वास्तविक लंबाई है। ठीक, L है, यहां क्या है, ई रेजिस्टेंस है, और यस क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन अज्ञात रेजिस्टेंस है। ठीक है, अज्ञात रेजिस्टेंस है। आगे हम बात करेंगे विभव मापी की बात करेंगे। यहां से भी आता है, इसका थ्योरी लिखने के लिए आता है। विभव मापी किसे कहते हैं, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, यहां से ऐसे इस तरीके से सवाल क्वेश्चन आता है। अब सवाल कैसे आता है, अगले बार सवाल आया था इस चैप्टर से, विभव मापी वाले से। यहां से आता था क्या है, विभव प्रवणता बराबर K बराबर V/L। V क्या है, विभवांतर, और L क्या है, लंबाई है। ठीक है, यहां पर इस तरीके से। अब उसमें सवाल कैसे पूछा था, यहां पर देखिए, उसमें सवाल है इसी टॉपिक से, यह है 2 सेलों के बीच वैद्युत वाहक बलों की तुलना। 2 सेलों के बीच, 2 सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करना, वैद्युत वाहक बलों की तुलना करना। जब तुलना करने के लिए कहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E1/E2 बराबर L1/L2। यह उन दोनों में रिलेशन होता है। जो 2 सेलों के वैद्युत वाहक बलों का जब तुलना करने के लिए कहता है तो E1/E2 बराबर L1/L2 का फार्मूला बनता है। ठीक, आखिरी सूत्र इस चैप्टर से क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। जब हम विभव मापी की बात करेंगे, विभव प्रवणता की बात करेंगे, विभव मापी वाले जो टॉपिक में है उसमें हमको कह देगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करिए। तब हम कैसे निकालेंगे, जब लंबाई के पदों में दिया रहेगा तो R बराबर स्मॉल r, हम बताए हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा, स्मॉल r। तो स्मॉल r बराबर L1/L2 -1 इंटू क्या हो जाएगा, R के बराबर होता है। R क्या है वहां पर, रेजिस्टेंस,
और L1 और L2 क्या है, यह तार की लंबाइयां हैं। ठीक, इस किरचॉफ वाले चैप्टर से आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम आपको बता दे रहे हैं तो आपको बता रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ के नियम, मीटर सेतु, विभव मापी, इन सब 4 जो बताए हैं आपको, इस तरीके से इनको एकदम थ्योरी के साथ आप याद कर लीजिएगा। 100% है कि बराबर लगातार यूपी बोर्ड के एग्जाम में या 12th में आता है और यहां से सवाल भी बनते हैं। ठीक है, तो आप सूत्र को आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सूत्र को आप 2-3 बार लिखकर आप अच्छे से याद करिए और इनके मात्रक जो हैं उनको क्लियर करिए। ठीक है, यह सही मात्रक आपको हमेशा याद होना चाहिए इनका, तभी आप तो सवाल को छाट कर निकाल कर क्या दिया है तभी तो उसको आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। अन्यथा अगर आपको यह चीज़ें नहीं आएगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे और क्लास में एग्जाम हॉल में ऐसे बैठे ही रह जाएंगे, एक भी नहीं आएगा। अब तो सीसी कैमरा लग चुका है, एक भी आपको सहायता नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है। नींद को हटा दो, नींद को हटा दो और जिस तरीके से आपको पढ़ना है उस तरीके से पढ़िए। लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा तो आप घर वाले आपको जवाब पूछेंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। इस समय तो काम नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपको दबाव बनाएंगे। ठीक है, इसलिए आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, जो महीने भर का टाइम है आप उसको एडजस्ट करके आप टाइम टेबल को सेट करके आप टाइम बनाइए। जिस विषय पर आपका कमजोर है, जो विषय आपके लिए कमजोर है, ध्यान नहीं दिए हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए और वह आपका माइंड जब फ्री है तब दीजिए टाइम। ठीक है, तब आपका वह समस्या दूर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद और आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए। ठीक है, ताकि वहां तक भी बच्चे देख पाएं जिनको यह सूत्र का पता नहीं है कि कैसे हम सूत्र याद कर सकते हैं या एक चैप्टर का पूरा एक वीडियो में हम सूत्र देख कैसे सकते हैं। बाकी जो टीचर पढ़ाते होंगे एक सूत्र के बारे में बता रहे हैं या 2 सूत्र के बारे में, तो हम तो पूरे चैप्टर का सूत्र बता दे रहे हैं। आप अच्छे तरीके से इसको याद करिए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।